नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना की चौथी लहर की आहट के बीच पीएम मोदी की आज अहम बैठक होगी। पीएम दोपहर 12 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालातों पर मीटिंग करेंगे। ये बैठक वर्चुअली होगी, जिसमें देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं खबर है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण मामले पर प्रेजेंटेशन भी देंगे। बड़ी और अहम जानकारी, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते आज पीएम मोदी कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पीएम सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे और साथ ही हर राज्य की रिपोर्ट भी लेंगे। और दोपहर 12 बजे पीएम मोदी वर्चुअली बैठक करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, जहां बढ़ते कोरोना मामलों पर समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। बता दें, राजेश भूषण मामले पर प्रेजेंटेशन भी देंगे। जमीनी हालात की रिपोर्ट लेंगे पीएम मोदी। बता दें, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल होंगे और हर राज्य की रिपोर्ट लेंगे पीएम मोदी। मेरी सहयोगी मितांशी जोशी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गया। मितांशी, ये कोरोना की समीक्षा बैठक है, बहुत मायनों में महत्वपूर्ण बताई जा रही है। कौन कौन इस मीटिंग में शामिल हो सकता है पीएम और मुख्यमंत्री के अलावा? जी, मैं आपको बता दूं कि आज कोरोना को लेकर पीएम समीक्षा बैठक लेने वाले हैं, क्योंकि जो लगातार कोविड के मामले बढ़ते नज़र आ रहे हैं और चौथी लहर की आहट भी कहीं ना कहीं हम देखने को हमें मिल सकती है। तो इसी को लेकर आज पीएम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। जो लगातार कोविड के बढ़ते हुए मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर आज ये बैठक वो कर रहे हैं। साथ ही जो स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय के जो लोग हैं, जो सचिव हैं, वो खास प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं कि कितने जो केस हैं वो पिछले 14 दिनों में बढ़े हैं। साथ ही वैक्सीनेशन किस रफ्तार से चल रहा है, जो टीकाकरण अभियान जो लगातार चलाया गया और बूस्टर डोज की भी अब चीज़ें सामने आ रही है। तो आज हो सकता है कि पीएम मोदी जो बूस्टर डोज लगाया जा रहा है 18 साल से ऊपर के लोगों को, उसको वो फ्री कर दें, क्योंकि अभी तक जो बूस्टर डोज है वो 18 साल से 60 साल तक के लोगों तक के लिए वो अभी फ्री नहीं है, उसमें प्राइवेट अस्पतालों में पैसे लिए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर आज बातचीत हो सकती है। साथ ही ज़मीनी रिपोर्ट आज वो तैयार करके दे सकते हैं पीएम मोदी को, और मुख्यमंत्री भी अपने प्रदेशों के हालात बताएंगे। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में फिलहाल कोरोना का संकट अभी इतना नहीं गहराया है। कल मुख्यमंत्री ने परसों समीक्षा बैठक भी की थी इसको लेकर। हालांकि मास्क लगाने को लेकर अभी भी जो है स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार अलर्ट जारी कर रहा है कि लोग अपनी सुरक्षा खुद करें। हालांकि कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो अन्य प्रदेशों में मामले बढ़ रहे हैं, तो दूसरे प्रदेशों पर भी उस पर खासा इफेक्ट पड़ता है। तो ज़मीनी स्तर पर आज जो भी चल रहा है कोविड को लेकर, आज उसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री के सामने रखी जाएगी। मुख्यमंत्री भी खुद इसकी प्रेजेंटेशन देंगे, मुख्यमंत्री उसके बारे में बताएंगे और फिर किस तरीके के हालात है और आगे किस तरीके से कोविड की अगर आई चौथी लहर तो उसको लड़ने में क्या चीज़ें आगे लेकर जानी पीएम मोदी जमीनी हालात की रिपोर्ट लेंगे हर एक राज्य के मुख्यमंत्री से। अगर हम एमपी की बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान रिपोर्ट में क्या बात दे सकते हैं, किन किन मुद्दों पे बात हो सकती है, कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं कोरोना को लेकर जिसके चलते पीएम मोदी को वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो महा वैक्सीनेशन अभियान हुआ था, मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर वैक्सीनेशन करवाने में, और यहाँ पर लगभग आधे से ज़्यादा जगहों पर 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, साथ ही साथ फ़ायदे की चीज़ है कि वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश के आधे से ज़्यादा जनता को लग चुकी है और केंद्र ने 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए भी अब मंजूरी दे दी है। तो मध्य प्रदेश की फ़िलहाल ये रिपोर्ट जा सकती है कि फ़िलहाल मध्य प्रदेश में अभी इतना बुरा गहरा संकट नहीं है। प्रदेश में 20 से लेकर 30 केस तक रोज प्रदेश में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आहट हम कह सकते हैं, जो हम कह सकते हैं कि पहले से ही सतर्क रहने को मध्य प्रदेश सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है। मुख्यमंत्री भी लगातार कोरोना समीक्षा की बैठक कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री के साथ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो विश्वास सारंग, प्रभुराम चौधरी, उनके साथ। तो लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है और पूरी तैयारी की जा रही है कि अगर गलती से भी चौथी लहर आई तो उसको लेकर भी खास तैयारी। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन बेड सबके सप्लाई पूरे कर लिए गए हैं।
तो इन्हीं की रिपोर्ट आज पीएम मोदी को सरकार सौंपेगी कि ऑक्सीजन बेड कितने अवेलेबल हैं यहाँ पर और वैक्सीनेशन की क्या रफ्तार है, रिकवरी रेट कितना है मध्य प्रदेश में। इसी को लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार करके सीएम पीएम को देंगे। जी बिल्कुल, पीएम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। मितांशी बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान 1 लाख हितग्राहियों को तोहफा देने वाले हैं। 21,000 से ज्यादा हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत कराया जाएगा गृह प्रवेश। बता दें 30,000 हितग्राहियों के आवास का भूमि पूजन भी किया जाएगा। दोपहर 3 बजे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में इसका कार्यक्रम होगा। बड़ी और अहम जानकारी, जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान 21,000 से ज्यादा हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे, तो वहीं आज सीएम 1 लाख हितग्राहियों को तोहफा देने वाले हैं। 21,000 से ज्यादा हितग्राहियों का सीएम शिवराज सिंह चौहान गृह प्रवेश कराएंगे। बता दें पीएम आवास योजना के तहत कराया जाएगा गृह प्रवेश। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी लगातार हमारे साथ भोपाल से बनी हुई हैं। अमृतांशी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान 1 लाख हितग्राहियों को तोहफा देने वाले हैं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगातार मध्य प्रदेश में जो हितग्राही हैं उनको लाभ वितरित किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज सीएम शिवराज भी 1 लाख हितग्राहियों को ये तोहफा देने जा रहे हैं, जिसमें 21,000 से भी ज़्यादा लोगों का आज गृह प्रवेश करवाया जाएगा। साथ ही 30,000 से भी ज़्यादा लोगों का आज जो पीएम आवास योजना का है वो भूमि पूजन करवाया जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि 39 करोड़ से ज़्यादा की ये सौगात सीएम आज देने वाले हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हैं। और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री आवास हितग्राही जो आवास के जो योजना के जो हितग्राही हैं उन पर पीएम आवास योजना जो हम कह सकते हैं, पीएम ने भी जो खास बजट है वो तैयार किया था मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश सरकार को खास बजट दिया गया था, सीएम शिवराज को खास बजट दिया गया था और उसी के तहत ये घर तैयार किए गए हैं जिनमें आज सीएम शिवराज गृह प्रवेश करवाने वाले हैं 21,000 से भी ज़्यादा लोगों को। साथ ही 30,000 से भी ज़्यादा लोगों का आज भूमि पूजन करवाया जाएगा। तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि जो अगला 1.5 साल है, चुनाव तक का हम समय कह सकते हैं, उसमें कई ऐसे लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनको पीएम आवास योजना के तहत एक उनका खुद का घर मिलेगा और साथ ही जो पैसे दिए जाते हैं घर बनाने के लिए वो दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कि बहुत अच्छी पहल है पीएम आवास योजना की हम कह सकते हैं और उसी के तहत सीएम शिवराज लाभ वितरित करने वाले, जिसमें 29 करोड़ से भी ज़्यादा लोग 29 करोड़ से भी ज़्यादा करोड़ रुपए का जो लाभ है वो वितरित किया जाएगा और 1 लाख लोगों को इससे फायदा होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमितांशी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। खबर भोपाल से है, जहां मिशन 2023 का मोदी शाह प्लान सामने आया है। पीएम मोदी और अमित शाह के एमपी में कई दौरे होंगे। कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव का इसको लेकर बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के भी दौरे होंगे। चुनाव के साथ प्रशासनिक सुधार पर भी फोकस रहेगा। कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव का इसको लेकर बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव के साथ प्रशासनिक सुधार पर भी फोकस रहेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और अलग दृष्टि उनकी। अभी अमित जी 22 तारीख को आए थे, यहाँ पर जनजाति के लोगों का सम्मेलन हुआ था, कार्यालय में हम लोगों के साथ में बैठक भी हुई थी। तो अमित जी ने कहा है कि मैं जल्दी से जल्दी और फ्रीक्वेंटली मध्य प्रदेश में आया करूंगा। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि उनका मार्गदर्शन मिलता है। उमरिया दौरे पर वन मंत्री विजय शाह कमलनाथ के बयान पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि झूठ और फरेब के दम पर सरकार बनाई गई थी। जनता कमलनाथ को आईना दिखा चुकी है। तो कमलनाथ ने विधानसभा में बैठने को लेकर बयान दिया था। बता दें कमलनाथ के बयान पर निशाना साधा गया है और निशाना साधते हुए कहा कि झूठ और फरेब के दम पर सरकार बनाई गई थी। बता दें कमलनाथ ने विधानसभा में बैठने को लेकर बयान दिया था। कमलनाथ जी के बारे में कुछ कहना, मैं समझता हूँ कि अपनी जबान खराब करना।
वो इतने महान नेता हैं, उन्होंने जो कुछ बोला जनता को गुमराह किया। जनता ने क्या किया? सरकार बदल दी। तो जो प्रजातंत्र के प्रति वफादार नहीं है, जो जनता के प्रति वफादार नहीं है, जिसने लोगों को गुमराह करके और कहना चाहिए झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त करी हो, ऐसे नेता के बारे में कुछ कहना, मैं समझता हूँ कि उनकी बेइज्जती नहीं, हमारी बेइज्जती। खबर नीमच से है, जहां दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला सामने आया है। उन्होंने कहा कि गरीबों को पैसे देकर पत्थर फिकवाने का उन्होंने दावा किया है। गरीब मुसलमान लड़कों को पैसे दिए जाते हैं, तो वहीं मेरे पास इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला सामने आया। उन्होंने कहा कि गरीबों को पैसे देकर पत्थर फिकवाने का उन्होंने दावा किया है। तो दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला सामने आया। उन्होंने कहा कि गरीब मुसलमान लड़कों को पैसे दिए जाते हैं, इस तरह की शिकायतें उनके पास आ रही हैं। मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ। मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। तो मैं दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का दिग्विजय को जवाब आया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय ने मुसलमानों को अपमान किया है, तो वहीं गरीब मुसलमान ऐसे नहीं हैं जो पैसों के लिए पत्थर फेंके। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया। बता दें कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का दिग्विजय को जवाब आया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय का बयान मुसलमानों का एक तरह से अपमान है। दिग्विजय सिंह जी की अकल पर ही पत्थर पड़ गए हैं। जिस प्रकार से वो रोज अनर्गल बातें करते हैं और जिस प्रकार से समाज में विभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। मुझे आश्चर्य है कि इतना सीनियर लीडर जो 2 बार एक सूबे का मुख्यमंत्री रहा हो, राज्यसभा का सदस्य हो और एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का महासचिव रहा हो, वो इस तरह से धर्म को धर्म से लड़ाने की बात करता है। और इसका मतलब यह है कि उनका कहने का तात्पर्य है कि मुसलमान बिकाऊ है। दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासी बवाल मचना शुरू हो गया है। विश्वास सारंग के बाद बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर लिखा कि जिहादियों को गरीब बताकर आप जिस दिशा में बहस को मोड़ना चाहते हैं वो सर्वविदित है। BMW कार से घूमने वाला कबाड़ी अंसार गरीब मुसलमान नहीं, जिहादी है। भटका हुआ और गरीब मुसलमान बताकर आप बहुत संरक्षण दे चुके, अब वो दिन लद गए। बता दें दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर लगातार घमासान भी शुरू हो गया है। सियासत वार पलटवार की स्थिति देखने को मिल रही है। खरगोन दंगे के बाद बहिष्कार का एक और वीडियो वायरल हुआ है। पथराव करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की अपील भी की जा रही है। डीजे वाहन से दंगाइयों को सबक सिखाने की अपील की जा रही है। डीजे वाहन से खरगोन की सड़कों पर अनाउंस किया जा रहा था। खरगोन के कतरा गांव का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है और वीडियो सामने आने पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस की तरफ से बयान भी सामने आया है। सांसद गजेंद्र पटेल ने भी पथराव करने वालों को जवाब देने की अपील की थी और कल आर्थिक बहिष्कार का संकल्प लेने का वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने इसको लेकर बयान भी दिया है। बता दें इससे पहले आर्थिक बहिष्कार का संकल्प लेने का भी वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हमारे हिंदू कतरगांव की समस्त धर्म प्रेमी जनता से निवेदन है कि वे कल बाजार न लगाएं और अपनी दुकानें भी बंद रखें। हमारे हिंदू भाइयों पर जो खरगोन में हुए दंगे और इन अधर्मियों के द्वारा हुई पत्थरबाजी का मुंह तोड़ जवाब दे। हमारे हिंदू भाइयों के इन पाखंडियों ने
घर तक जला दिए। इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। मेरे समस्त हिंदू भाइयों, इस बात का ध्यान रखें, भरपूर इनका विरोध करें। मेरी माता बहने इनकी दुकान से सामान न खरीदें। कदरगांव के समस्त तो वहीं आर्थिक बहिष्कार का संकल्प लिया जा रहा है एक तस्वीर, तो वहीं दूसरी तस्वीर में डीजे वाहन से खरगोन के सड़कों पर अनाउंस किया जा रहा है कि जिन्होंने पथराव किया है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दुकानों से कपड़ा, चप्पल, अन्य कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे, उन्हें कोई वस्तु बेचेंगे। हे महाकाल, हमारे संकल्पों को पूरा करने की उपयुक्त शक्ति तथा मनोवृत्ति प्रदान करे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि प्रदाशुव यद्भद्रं तन्नः बोले मेरी माता गायत्री की, परम सद्गुरुदेव की, यज्ञ भगवान की, एक भगवान की। एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, नया समाज बनाएंगे, नया सवेरा, नया उजाला। अब खबर खंडवा से है, जहां बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा के नाम से आयोजित किए जा रहे विधायक कप क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। शहर के कुछ मुस्लिम युवाओं ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आयोजन समिति पर टूर्नामेंट में मुस्लिम खिलाड़ियों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर कार्यक्रम के आयोजकों की ओर से भी सफाई पेश की गई है। बता दें कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट में खंडवा विधानसभा क्षेत्र के 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुस्लिम युवाओं ने कलेक्टर और एसपी को इस पूरे मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं इस पूरे टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आयोजन समिति पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हमारे खंडवा शहर में आयोजित एक प्रतियोगिता है जिसे विधायक कप से संबोधित किया जा रहा है, जो विधायक महोदय के तत्वाधान में चल रहा है। और ये जिमखाना खंडवा ग्राउंड जो है, लेदर ग्राउंड है हमारा, उस पर चल रहा है। उसमें एक इन्होंने विचित्र बात रखी है कि इस टूर्नामेंट में कोई भी मुस्लिम टीम और मुस्लिम खिलाड़ियों की एंट्री नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस महान खेल में इस प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्ति अगर उत्पन्न हो जाएंगे तो क्रिकेट का भविष्य आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का और मध्य प्रदेश और खंडवा जिले का किधर और जाएगा, किस ओर जाएगा, कोई नहीं जानता। ऐसा कोई विवाद का विषय नहीं है। उसमें विधायक जी और उनकी जो समिति बनी है, उन्होंने जो निर्णय किया था उसके हिसाब से वो कार्यक्रम चल रहा है। और आने वाले समय में सब साथ में क्रिकेट खेलेंगे। विधायक कप तो एक नाम मात्र है। विधायक कप के बाद में आने वाले जो क्रिकेट के खेल होंगे उसमें सभी हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर खेल हम खेलेंगे। खिलाड़ियों सबको खिलाया, पहले भी खिलाया। अभी 32 टीमों का हमारा एक कॉन्सेप्ट था। हम क्या है कि 1 तारीख को बाहर जा रहे हैं और 21 तारीख को हमारा टूर्नामेंट शुरू हुआ, 29 तारीख को ख़त्म होगा। एक दिन एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, उसके बाद हमको जाना है। तो आप देखिए हमारे फ्लेक्स उस पर लिखा है कि 32 टीमों को पहले जो 32 टीम आएंगे उनको एंट्री दी जाएगी। हमारे पास उसके बाद भी पोद्दार स्कूल के आया, रामनगर से हम खबर है, राहुल मेहता का फोन आया था कि हमें टीम को खिलाना है। तो हमारी 32 टीमें हो गई थी, उसके बाद हमें। तो वहीं बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा का इसको लेकर बयान भी सामने आया है। क्रिकेट टूर्नामेंट पर छिड़े विवाद पर उन्होंने कहा कि हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। जो टीम पहले आई उन्हें एंट्री दी गई है। देवेंद्र वर्मा ने कहा कि धार्मिक भेदभाव के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। वहीं क्रिकेट टूर्नामेंट पर छिड़े विवाद पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी विधायक देवेंद्र ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस प्रकार से कोई भेदभाव वाला विषय नहीं है। ये मनगढ़ंत आरोप है। हम प्रतिवर्ष अनुसार टूर्नामेंट इस प्रकार के कराते हैं और इस वर्ष भी कराएं, और जो पहले टीमें आई हैं उन लोगों को एंट्री दी गई है। इस प्रकार का आरोप पूरी तरह से निराधार है। राजगढ़ में किसानों का हंगामा देखा गया है। स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया गया। फसल तुलाई को लेकर किसान परेशान है। मंडी में वक्त पर नहीं पहुंचते हैं व्यापारी। किसान का इसको लेकर बयान भी सामने आया है। खबर राजगढ़ से है, जहां स्टेट हाईवे पर
जाम लगा दिया गया है और किसानों ने ये जाम किया है। बता दें, मंडी में वक्त पर नहीं पहुंचते व्यापारी, किसानों का इसको लेकर बयान भी सामने आया। देखिए, फसल तुलाई को लेकर किसान परेशान हैं और हाईवे पर जाम भी लगा दिया गया है। किसानों का कहना है कि मंडी में वक्त पर व्यापारी नहीं पहुंचते हैं, जिसके चलते किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खबर भोपाल से है, जहां एक तरफ प्यार में जानलेवा हमला किया गया है। युवक ने युवती और उसके दोस्त को कार से टक्कर मार दी। आरोपी युवती से एक तरफा प्यार करता था और युवती और उसका दोस्त बाइक पर सवार थे, तभी कार से युवक ने टक्कर मार दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शहमाला हिल्स थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जब युवक ने युवती और उसके दोस्त को कार से टक्कर मार दी। आरोपी युवती से एक तरफा प्यार करता था। बता दें, शहमाला हिल्स थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। युवती और उसका दोस्त बाइक पर सवार थे, तभी आरोपी ने कार से दोनों को टक्कर मार दी। बता दें, एमपी सरकार बीजेपी संगठन को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक है। 28 अप्रैल को दिल्ली में ये बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डीएल संतोष ने ये बैठक बुलाई है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल होंगे। वीडी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 28 अप्रैल को दिल्ली में ये बड़ी बैठक होगी। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। एमपी सरकार बीजेपी संगठन को लेकर दिल्ली में ये बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहेंगे। उनके साथ ही वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल होंगे। और हम सब चाहते हैं कि पूरा देश उनको याद करे, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देश के लिए दी है। और समाज संगठित रहे तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखें, शहीदों को याद करने का प्रोग्राम, उसमें सभी लोग आए, सभी दल के लोग हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव की संघ और बीजेपी नेताओं के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। अरुण यादव एक कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं के साथ नजर आए। बीजेपी सांसद शंकर लालवानी, गोविंद मालू और संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख विनय दीक्षित के साथ अरुण यादव ने मंच साझा किया। उन्होंने मंच से कहा कि गोविंद मालू से मार्गदर्शन मिलता रहा है, जिसके बाद से राजनीतिक कयासों का दौर फिर से शुरू हो गया। दरअसल इंदौर के बास्केटबॉल हॉल में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यादव समाज ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के नेता शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के साथ बैठे नजर आए। अरुण यादव ने सफाई देते हुए कहा कि ये शहीदों को याद करने का कार्यक्रम था, इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखें, इसमें सभी दल के लोग शामिल थे और पूरे देश को शहीदों को याद करना चाहिए। बीजेपी नेता गोविंद मालू ने कहा कि इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि वो पार्टी के कार्यक्रम में क्यों आए। और हम सब चाहते हैं कि पूरा देश उनको याद करे, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देश के लिए दी है। और समाज संगठित रहे तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखें, शहीदों को याद करने का प्रोग्राम, उसमें सभी लोग आए, सभी दल के लोग हैं। तो वहीं सीहोर में अरुण यादव की उपस्थिति में आष्टा नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष मीना सिंगी ने कमलनाथ के नेतृत्व पर सवाल उठाए और मंच से अरुण यादव से कहा कि भैया आप हमारी भावनाओं को समझो और प्रदेश की कमान अपने हाथ में ले लो। यही नहीं, मीना ने आगे कहा कि फिर से अपने नेतृत्व में सरकार बनाओ। आपको बता दें कि मीना सिंगी सज्जन वर्मा की कट्टर समर्थक मानी जाती हैं। आगे बढ़ना है, किसानों का साथ देना है, फिर से रैलियां जल्द से जुलूस निकालना है और एक बार फिर मध्य प्रदेश की कमान संभालना है और इस मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन करना, फिर से सरकार बनाना। मैं भैया से यही निवेदन करती हूँ, आप हमारी भावनाओं को समझे और इस मध्य प्रदेश की कमान आप अपने हाथ में लें। जय। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।